सबको Yes. अब बेटा दूसरी चीज बात कर रहे थे। दूसरी चीज मैं आपको कह रहा था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करता है इन दोनों के बीच में बेटा कहीं ना कहीं चार्ज की वैल्यू देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो बहुत कम होता है ना, कल पढ़ा था आपने। और न्यूक्लियस जो होता है बेटा इसका साइज तो बहुत कम होता है लेकिन इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना। अब अगर इतना ज्यादा चार्ज होगा तो बेटा ये चार्ज जो है, अब सोचो अगर न्यूक्लियस के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बहुत कम है, तो बेटा न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेगा, अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर लेगा, है कि नहीं? इस तरीके से अट्रैक्ट कर लेगा पूरी तरह से। ये बेचारा कमजोर है तो जो स्ट्रांग होगा वो वीक को अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके खत्म कर देगा, अपने पास बुला लेगा। तो फिर अगर बेटा इलेक्ट्रॉन जब बीच में इसके पास चले जाएंगे न्यूक्लियस के पास, तो फिर वही चीज आ गई कि एटम के अंदर क्या स्टेबिलिटी रहेगी। एटम के अंदर कहीं बेटा फिर कहीं एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। लेकिन ये दोनों ही पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं रदरफोर्ड के गलत थे, ठीक है। तो अब बेटा इसके बाद क्या हुआ, रदरफोर्ड का जो मॉडल था इसके लिमिटेशन हम देख रहे हैं। तो रदरफोर्ड के मॉडल में ये सब कमियां निकल के आ रही हैं। तो बेटा इन सब चीजों को हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये सही हुई, कैसे सही हुई बेटा। तो ईशान बताओ बेटा, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, क्या चीज होने वाली है। अब इसके अंदर कमियां निकल रही हैं इतनी सारी रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर। तो अगला टॉपिक बेटा हमारा है पार्ट 2 के नोट जहां से शुरू होते हैं। सेकंड जो नोट्स है जिसमें लिखा हुआ है इवेंट्स और डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये नोट्स है ना आपके सेकंड पार्ट के जो दिए थे। तो उसमें बेटा वहां से शुरुआत हो रही है, हाँ, कि बोर्स एटॉमिक मॉडल से पहले क्या हुआ। बोर ने जो अपना मॉडल दिया एकदम से नहीं दिया, उसके बीच में बेटा रदरफोर्ड के मॉडल के बीच में और बोर्स के मॉडल के बीच में देने के बीच में कुछ टाइम पीरियड था। और इस टाइम पीरियड में बेटा कुछ घटनाएं हुई, कुछ नई नई चीजें लोगों ने अपनी बताई थ्योरी। उनमें से एक थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। एक तो ये थ्योरी थी जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी। उसके बाद बेटा आपने पढ़ा था, उसके बाद आप पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और एक दूसरी थ्योरी आएगी जिसको बोलेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है बेटा। तो दो थ्योरी इंपॉर्टेंट है और दो इवेंट इनके बीच में है। इन सब चीजों को पढ़ने के बाद यहां तक पहुंचते हुए फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल की बेटा शुरुआत होगी, बोर ने एटॉमिक मॉडल देंगे वो, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात करते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी गिवन बाय जेम्स मैक्सवेल, या फिर इसको बेटा बोलते हैं दूसरे नाम से मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस थ्योरी के अंदर बेटा क्या क्या चीजें थी, क्या क्या पॉइंट्स थे परीक्षित। फर्स्ट चीज बेटा आपको समझनी है, वो मैंने ये जो डायग्राम बना रखा है इसको समझ लो। ये क्या चीज है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या होता है दीक्षा बताओ। अगर बेटा यहां पर देखेंगे, यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, एक बार पूरा बेटा रिवाइज करा रहा हूं इसीलिए ताकि न्यू स्टूडेंट को भी समझ में आए और आप लोगों को भी क्लियर हो जाए। साक्षी बताओ बेटा क्या होगा। हाँ हाँ बोलो दीक्षा। एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, यही बोल रहे हो आप, एनर्जी ट्रांसफर होती है बेटा। एनर्जी ट्रांसफर एक होता है कंडक्शन, एक मेथड होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन, ठीक है। हम इस चैप्टर में रेडिएशन की बात कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, है ना। तो पहले कंडक्शन की समझ लो क्या होता है। कंडक्शन बेटा कहां पर देखते हो आप, जैसे किसी मेटल के अंदर देखो बेटा, अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो, कोई आयरन की रॉड ले लो, उसको हीट कर रहे हो या किसी और ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हो, मेटल की कोई रॉड है, तो इस रॉड को बेटा आप हीट करते हो, लेकिन हीट कैसे ट्रांसफर हो जाती है, इस एंड को गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, लेकिन हीट बेटा कहां पहुंच जाएगी थोड़ी देर बाद, दूसरे एंड जिससे आपने पकड़ रखा है उसको, वो भी क्या होगा, वो भी गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा हीट कैसे ट्रांसफर हुई आदित्य, इस मेथड को बोलते हैं बेटा जिसमें एटम्स के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। ये एटम इसको हीट देगा, यहां वाला एटम फिर इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में,
एनर्जी बेटा क्या होगी, कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है, इसको बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, ठीक है बेटा। अजय आया समझ में? अजय आ गया बेटा समझ में? रिप्लाई करो, आ गया समझ में? ये कंडक्शन समझ में आया? कंडक्शन क्या होता है? जैसे किसी स्पून को गर्म करते हैं या किसी भी यूटेंसिल को देखो आप, अगर हम बेटा उसको गैस पर रखते हैं, गर्म करते हैं, तो देखो वो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी पूरी बॉडी नीचे से हीट शुरू होती है। तो उसमें कौन से मेथड से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बेटा किस मेथड से हो रही है? दैट इज नोन एज कंडक्शन। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे तक पढ़ोगे, जहां तक इंजीनियरिंग भी करोगे आप लोग, तो उसमें भी बेटा कंडक्शन कन्वेक्शन के बारे में आता है वहां पर। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। चलो दूसरा है बेटा कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो अगर यह मान लो सपोज मैंने किसी चीज को कंबशन किया, किसी का यहाँ पर इस रूम के अंदर मैंने किसी चीज को जलाया। कंबशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ जला रहा हूं, मान लो पेपर जलाया या कोई और लकड़ी वगैरह जलाया, मैंने बर्न किया कुछ भी चीज को। अब बेटा क्या होगा, यहां से जो हीट है, यहां से हीट निकलेगी, है ना? तो अब ये हीट बेटा जो साक्षी जो हीट है रूम के अंदर, अगर मान लो यहाँ एक साइड से एयर आ रही है, यहाँ पर मान लो किसी एयर आ रही है, यहाँ पर किसी एरिया में यहाँ पर हीट आपने जलाई, अब क्या होगा, इस एयर की वजह से ये हीट बेटा ट्रांसफर होगी, है ना? तो इस रूम से हीट बाहर भी जा सकती है। पहले तो इस रूम में फैल जाएगी, पूरे जितनी स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेगी। उसके बाद बेटा ये हीट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? रूम से बाहर भी जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस एयर। देखते हो ना, कहीं पे भी आप देखो, कहीं पर भी आग वग जल रही है तो उसके आसपास का एरिया भी गर्म हो जाता है कि नहीं? कहीं पे भी आप देखोगे बेटा इस मेथड को बोलेंगे जहां पर हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है एयर के थ्रू, एयर या किसी मीडियम के थ्रू। एयर भी हो सकता है या कोई और मीडियम भी हो सकता है, जिसके थ्रू बेटा एयर जो है वो हीट को ट्रांसफर कर रही है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। इस मेथड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। कन्वेक्शन नहीं सुना होगा, कहाँ कहाँ सुना है? कहीं सुना है? एक कन्वेक्शन ओवन भी यूज करते हैं हम घर के अंदर। ओवन के भी कई टाइप होते हैं, पता होगा आई थिंक बच्चों को। माइक्रोवेव ओवन होता है, कन्वेक्शन ओवन होता है ना? आदित्य, किसी को आइडिया है इसके बारे में? कन्वेक्शन ओवन का मतलब क्या होता है? तो जैसा बेटा आप देख रहे हो कि कन्वेक्शन ओवन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा ओवन जिसमें हीट बेटा कैसे ट्रांसफर होगी? कन्वेक्शन के थ्रू। मतलब उसमें क्या लगा होगा, सोच के देखो। जैसे नॉर्मली क्या रहेगा, एक हीटिंग एलिमेंट है, हीटर तो सबने देखा होगा, नाइक्रोम वायर का जो होता है, एलिमेंट भी बोलते हैं उसको, परीक्षित नाइक्रोम वायर होता है। अब मान लो बेटा, अब आपको वो गर्म हो गया, हीट ट्रांसफर करता है। अगर मान लो अगर आपने बेटा एक फैन लगा दिया, एक पंखा लगा दिया, जो आप क्या करेगा, फैन से इस हीट को ट्रांसफर करेगा वो बाकी सब जगह। खाने के अंदर मान लो उसको क्लोज करके उसमें एक फैन लगा रखा है जिसमें एयर आती रहेगी, फास्ट मूविंग एयर। तो एयर के थ्रू बेटा जो हीट है उसको खाने के अंदर ट्रांसफर किया जाए, उस हीट को ट्रांसफर किया जाए, उसको बोलेंगे दैट इज नोन एज कन्वेक्शन ओवन। ठीक है, तो ये प्रोसेस बेटा क्या हो गई, कन्वेक्शन है। ये आपको सिर्फ समझा रहा हूं मैं कन्वेक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसलिए दिए हैं ताकि आपको प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरीके से बेटा फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं, फॉरेस्ट में, किसी फॉरेस्ट में भी अगर आग लगती है, सुना है ना, फॉरेस्ट फायर हो जाती है, न्यूज में रहता है ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो अभी सोच के देखो, इमेजिन करो वहां पर किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती होगी, बोलो कौन बता सकता है कैसे होगी? साक्षी, फॉरेस्ट फायर में बेटा कन्वेक्शन ही रेस्पॉन्सिबल है। कैसे? कि जैसे मान लो जब ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एयर बेटा क्या हो गई, एयर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, एयर भी हॉट हो जाएगी। अब ये हॉट एयर जो है बेटा जब ड्राई लीव्स के साथ टकराएगी, जैसे मान लो ड्राई लीव्स वगैरह बहुत है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एयर बहुत गर्म हो गई, 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास मतलब एयर का टेम्परेचर है। इतनी गर्म एयर बेटा जब मान लो इन ड्राई लीव्स के साथ टकराएगी, जो फॉरेस्ट के अंदर जगह जगह गिरे होते हैं, तो बेटा कहीं ना कहीं उसमें क्या हो जाता है,
एयर के मूवमेंट की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन मिलेगा एयर को, गर्म हवा को अगर फ्रिक्शन मिलेगा तो बेटा उसमें क्या हो सकता है, कंबशन हो सकता है, और ये कंबशन होगा तो उसकी वजह से बर्निंग शुरू हो जाती है। अब एक शुरू होती है, पूरे फॉरेस्ट को कवर कर देती है धीरे धीरे धीरे, है कि नहीं? क्योंकि उसमें बेटा क्या हो रहा है, एयर भी मूव कर रही है, एयर एनर्जी को, हीट को क्या कर रही है, धीरे 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 आगे ट्रांसफर करती चली जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो धीरे धीरे बेटा आप देखोगे, कहते हैं ना कि आग फैल गई, तो आग इस तरीके से फैल जाती है कन्वेक्शन के थ्रू, ठीक है? कहीं पे भी फॉरेस्ट फायर, कल मैं पढ़ रहा था न्यूज में, तो बेटा वो उसको खत्म करने के लिए कोई केमिकल्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहला, या कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं हम, जैसे मान लो कहीं पे आग लगती है तो आपने पढ़ा होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो अपना ये होते हैं, क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, तो उसमें बेटा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा क्यों डालते हैं हम, जिससे ऑक्सीजन कट हो जाए, जिससे मतलब एयर जो है ना, एयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, एयर एक तरह का मीडियम है, फायर को आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, हीट को ट्रांसफर करने के लिए, उसको रोका जाए, तो ये कन्वेक्शन होता है। और ये सब को छोड़कर सबसे इंपॉर्टेंट बेटा अपने चैप्टर में है रेडिएशन। तो रेडिएशन बेटा आदित्य किस तरह का ट्रांसफर होता है एनर्जी का, रेडिएशन के थ्रू भी एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो रेडिएशन का मतलब क्या हो गया, विदाउट मीडियम, है ना? रेडिएशन बेटा एक ऐसा मेथड है जहां पर कोई भी एनर्जी ट्रांसफर होगी या ट्रांसमिट होगी, लेकिन उसमें बेटा किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम, ठीक है? तो जैसे फॉर इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट, कि आप पढ़ते ही जो छोटे से पढ़ते आ रहे हो कि सन की एनर्जी बेटा अर्थ तक आती है या प्लैनेट्स तक जाती है, लेकिन स्पेस में देयर इज नो मीडियम, है ना? स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट रेज हमारे तक आ रही है। कौन से मेथड के थ्रू आती है बेटा, उनको बोलते हैं हम रेडिएशन। अब यहाँ पर रेडिएशन समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर लिखा हुआ बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका क्या मतलब होता है? एक तो रेडिएशन समझ में आ गया आपको कि एनर्जी रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर होती है, ठीक है? अब रेडिएशन तो बेटा हर जगह हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है परीक्षित, बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका क्या मतलब है? बताओ, कौन बता सकता है? क्या बेटा, रिपीट करो एक बार, क्या बोला आपने? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, नाम से भी पता चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलता हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और बेटा सबसे बड़ी बात, ये एक तरीके की क्या होती है एक्चुअल में, देखो आपने वेव्स पढ़ी थी 9th क्लास में, याद है वेव्स पढ़ी थी? तो उसमें वेव्स में बेटा दो टाइप की वेव होती हैं, वहां तो आपको कुछ ज्यादा बताया नहीं था, साउंड चैप्टर में था आई थिंक, है ना? तो एक तो बेटा वो वेव होती है जिनको किसी मीडियम की जरूरत होती है, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है मयूरी? जैसे साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है, एयर की जरूरत है, वाटर की जरूरत है ना, या मेटल्स के थ्रू ट्रांसफर होंगी। अगर स्पेस के अंदर बात करें तो साउंड नहीं ट्रेवल कर सकती, ठीक है मयूरी? सही है बेटा? Yes. तो एक तो होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, एक वो वेव होती है जिनको मीडियम की जरूरत नहीं है, और दूसरी बेटा एक और वेव होती है जिनको हम बोलते हैं, यही है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं इनको। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट, अगर हम विजिबल लाइट की बात करें, जो लाइट हमारे तक बेटा आ रही है सन से, जो हमारे तक रेडिएशन आ रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बेटा एक तो इनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर होता है ना? तो वेव तो एक तो बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं, और इन्हीं को बेटा हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो कई बार बेटा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। आप ऐसे समझो, सन की एनर्जी है, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर रेडिएशन अपने पास आ रहे हैं, तो सन की एनर्जी बेटा आ रही है, अब वो वेव की फॉर्म में आ रही है, ठीक है? तो इसलिए उनको बोल दिया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, आ रहे हैं। और क्योंकि बेटा रेडिएशन के थ्रू एनर्जी आ रही है,
क्या हो रहा है एक्चुअल में, एनर्जी किस मीडियम से आ रही है, विदाउट एनी मीडियम आ रही है, मतलब तो एक्चुअल में एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, रेडिएशन की फॉर्म में, तो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हैं। समझ गए सभी बच्चे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है बेटा, कि कोई भी एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो रेडिएशन के थ्रू, पहली चीज किस तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर होना चाहिए उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी थ्योरी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने क्या कहा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, बताओ आर्यन, बताओ बेटा, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया, याद भी करा होगा आई थिंक, बोलो क्या क्या पॉइंट्स थे इसके, कई सारे पॉइंट्स थे, किस किस को याद है और क्या क्या याद है, बताओ जरा, बोलो। मैक्सवेल ने कहा था कि एनर्जी जो है वो स्मॉल ऑफ फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है बेटा, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। वो ये वाली थ्योरी है, ये वाली थ्योरी नहीं है बेटा, वो है आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या है बेटा, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो बाद में है, वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, बिल्कुल स्टार्टिंग में नोट्स में है, ठीक है। क्या Energy है, is हाँ, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, any source continuously in form of radiations or radiant energy. हाँ गुड। तो बेटा ये पॉइंट है साक्षी, सभी बच्चे ध्यान दे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में मैक्सवेल का ये कहना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे ये चौक है, जो चौक के अंदर अगर बेटा कोई एनर्जी अगर ट्रांसफर होगी तो बेटा वो रेडिएशन की फॉर्म में होगी, पहली चीज, और दूसरा बेटा कैसे होगी कि इसमें से एनर्जी जो निकलेगी वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में निकलेगी, और उसको नाम भी दिया जाता है, दैट इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी, उसको बोलते हैं हम, किस फॉर्म की एनर्जी है भाई, रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी का मतलब बस ये है कि एनर्जी किसके थ्रू जा रही है, रेडिएशन के थ्रू जा रही है, उसीलिए उसका नाम हो गया रेडिएंट एनर्जी, ठीक है मेरी। रेडिएंट एनर्जी में कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी बच्चे को, जो एनर्जी बेटा, जो एनर्जी रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर होती है उसी को बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। अब इस चौक को मान लो आप हीट करो, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो अगर हम हीट करते हैं, इस चौक को हीट करते हैं, चौक को हीट करने के बाद इसमें से बेटा एक्चुअल में क्या होगा, जब आप इसको हीट करोगे तो इसमें से कुछ रेडिएशंस निकलेंगे, ठीक है, यानी कुछ एनर्जी बेटा रेडिएशन होगी, उस सिंपल उस एनर्जी को क्या बोल दोगे, वी विल कॉल इट रेडिएंट एनर्जी, उसको हमने नाम दिया ये रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, सही है। यही फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का। ये बेटा हर ऑब्जेक्ट के साथ होता है, दीक्षा बेटा, हर ऑब्जेक्ट के केस में आप देख सकते हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे आप चौक की बात करो, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर बेटा कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती है, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं इस बात को कि एनर्जी बेटा कभी भी एक फॉर्म में नहीं रहती, पढ़ा है आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी, कि एनर्जी बेटा एक मीडियम से दूसरे में, दूसरे से अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती रहती है, नेचर है, ठीक है। तो एनर्जी बेटा कहीं ना कहीं क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और अगर वो रेडिएशन के फॉर्म में होगी, अगर रेडिएशन की फॉर्म में निकलेगी तो उसको हम बोलेंगे इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जो एनर्जी निकलेगी उसको बोलेंगे रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड चीज बेटा क्या होगी, सेकंड पॉइंट क्या होगा, ये जो आपने बेटा अभी बात करी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इनके अंदर कैसा कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपने रेडिएशन है, इनके अंदर बेटा वेव कैरेक्टर होता है, ये है इसका सेकंड पॉइंट, ठीक है। मैक्सवेल ने ये कहा कि जो भी बेटा एनर्जी निकलेगी इस चौक को हीट करने के बाद, जो भी इसमें से एनर्जी निकलेगी वो हमेशा बेटा क्या निकलेगी, वेव्स की फॉर्म में निकलेगी, इसके अंदर वेव कैरेक्टर होगा, ठीक है। और इसीलिए बेटा इनका नाम क्या पड़ गया, इसके अंदर से जो रेडिएशन निकलते हैं उनको क्या बोल सकते हैं हम, इसीलिए उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल देते हैं, ठीक है परीक्षित, यस बोलो, यही है ना, सबको समझ में आया दीक्षा,
Yes, sir. इसका मतलब, तो सेकंड पॉइंट ये है दैट दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, पोजेस कौन सा कैरेक्टर होगा इनके अंदर? वेव कैरेक्टर होगा, ठीक है, वेव कैरेक्टर बेटा इनके अंदर होगा। चलो सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड चीज बेटा देखेंगे, अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इसके नाम से भी पता चलता है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसके अंदर बेटा एक्चुअल में क्या होते हैं, जब ये वेव की फॉर्म में आगे बढ़ेगा इस तरीके से, मान लो ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो एक्चुअल में बेटा क्या होगा, एक डायरेक्शन में तो यहाँ पर वेव आगे बढ़ेगी, मतलब एनर्जी आगे बढ़ रही है इस तरीके से, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या होगा, आपस में एक दूसरे के क्या होगा मयूरी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है, इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे ऐसे मानो कि ये कोई बेटा एक मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाया इस तरीके से, तो एनर्जी बेटा कैसे ट्रांसफर हो रही है मयूरी, देखना इस तरीके से ट्रांसफर हो रही है वेव की फॉर्म में, ये एनर्जी जा रही है। तो कौन सी एक्सिस पर जा रही है, मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है। अब यहां पर बेटा देखो, वेव तो इस तरीके से आगे जा रही है एनर्जी लेके, और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कैसे जाएगा, ये देखो ये भी वेव के अंदर है, लेकिन कौन सी एक्सिस है, इसकी एक्सिस अलग है, ये हो गई मान लो वाई एक्सिस पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है सबको, देखो इस एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बेटा। और ये तीसरी एक्सिस कौन सी है, इसको जेड एक्सिस बोलते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में याद करो बेटा, आपने पढ़ा था 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई और जेड, 3 डायमेंशनल। लेकिन अपने को बेटा इस बोर्ड पर आप लोगों को क्या दिखाई देगा, सिर्फ 2 एक्सिस नजर आएंगी, है ना मयूरी। एक एक्सिस बेटा कौन सी, हाँ ये प्लेन है आपका, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन का मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस बेटा एक्चुअल में क्या है, जो यहाँ पर दिख नहीं रही है आपको, जैसे इसकी थिकनेस है, तो आप अभी यहाँ से नहीं देख पाओगे इसकी थिकनेस को, तो वो बेटा या तो इस बोर्ड के अंदर जा रही है जेड एक्सिस, या फिर बेटा इधर की तरफ निकल रही है, समझे, इस तरीके से, ये है जेड एक्सिस, या फिर इस बोर्ड के अंदर जा रही है। तो ये बेटा तीसरी एक्सिस है, 2 एक्सिस तो आपको दिखाई देती है बोर्ड पर, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, और एक बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ आ रहा है, थर्ड एक्सिस पर, ठीक है, बोलो। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनके अंदर वेव कैरेक्टर होता है, सेकंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि इसके अंदर बेटा आपस में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक तो वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, सबको समझ में आ गया। अभी बेटा 3 डायमेंशन में मैं आपको ड्रॉ नहीं कर सकता बोर्ड पर, इसके लिए आपको 3 डायमेंशन तरीके से सोचना होगा। जैसे मान लो एक एक्सिस है, ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर बेटा क्या है, पार्टिकल, मतलब इस पर वेव मूव कर रही है आगे की तरफ। और बेटा तीसरी एक्सिस कौन सी है, तीसरी एक्सिस मतलब इधर, ठीक है, अलग उसकी एक्सिस हो गई, उस एक्सिस पर बेटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। तो इस तरीके से ये कैरेक्टर होता है, इनके अंदर वेव कैरेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के बेटा क्या होंगी, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है श्रुति, आया समझ में बेटा, बोलो। 3 चीजें हो गई, एक तो वेव आगे बढ़ रही है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो इन वेव की बेटा ये प्रॉपर्टी, जैसे कोई नॉर्मली वेव आगे चलेगी तो उसके अंदर बेटा खाली वो वेव आगे बढ़ जाएगी ऐसे करके, ऐसे ऑसिलेट करके। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या होगा बेटा, वो भी आगे बढ़ेगी, वेव तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे चलता हुआ चलेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे चलेगा, ठीक है। इसीलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो इनके अंदर होते हैं consist of electric and magnetic field, consist of electric and magnetic field, और ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होते हैं, दैट आर, या पानी को
ये खाली होगी एनर्जी। कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बेटा म्यूचुअली का मतलब होता है आपस में, ठीक है, आपस में एक दूसरे के भी प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी। चलो परीक्षित नेक्स्ट पॉइंट बताओ तब तक बेटा। अगला पॉइंट क्या था बोलो, और क्या क्या चीजें पढ़ी थी इसके बारे में? सर मीडियम नहीं लगता है। हाँ ये तो इजी पॉइंट है बिल्कुल, कि जैसा कि आप सबको पता ही चल गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब है कि बेटा इन रेडिएशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो बेटा ये वेव जो है इनके अंदर कैसा, इनको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। दीज वेव्स या दीज रेडिएशन है ना, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट, है ना बेटा, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट। क्लियर है सबको? ये भी आसान सा पॉइंट है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। चलो और क्या बेटा पॉइंट था? मैं बेटा एक और प्रॉपर्टी कोई रह गई इनकी वेलोसिटी को लेकर, वेलोसिटी ऑफ कितनी वेलोसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बेटा क्या स्पीड होती है, कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸। चलो अब मीटर पर सबको सेकंड। यार, गुड गुड बेटा, मयूरी, दीक्षा, परीक्षित, ठीक है। तो बेटा देखो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसका मतलब ही है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा बेटा, ठीक है। तो यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रेवल करता है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा इसका, दीज रेज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ, या दीज रेडिएशन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे समझ लो बेटा, अगर मैं किसी मेटल की रॉड को हीट कर रहा हूं, है ना आर्यन, तो अगर मैं किसी मेटल की रॉड को हीट कर रहा हूं और अगर मैं ये कहूं कि उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब ये हुआ कि बेटा वो लाइट की स्पीड से लगभग ट्रेवल करेगा, यानी बहुत तेज स्पीड होती है, ठीक है, बहुत ही तेज स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है। तो दीज रेडिएशंस ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ, these radiation or waves travel with the speed of light, ठीक है, with the speed of light। चलो ये सब बेटा हो गया। उसके बाद फिर हमने वेव की प्रॉपर्टियां पढ़ी थी बहुत सारी, एक एक करके रिवाइज करते हैं जल्दी से मयूरी। वेव की बेटा, किसी वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वन बाय वन बताएं और उसको डिफाइन भी करते जाएं। बोलो बेटा। wavelength, Wavelength. frequency, velocity, एक एक amplitude. करके बताओ। हाँ दीक्षा बोलो बेटा। तो एक एक करके डिफाइन भी करो। सबसे पहले आपने वेवलेंथ बोला है ना, तो वेवलेंथ को बेटा कैसे डिफाइन करेंगे हम? Distance to adjust is called wavelength. किसके बीच की डिस्टेंस? Adjacent crust means टू एडजेसेंट क्रेस्ट या टू एडजेसेंट ट्रफ के बीच की बेटा जो दूरी होती है, अगर हम लगातार दो क्रेस्ट और ट्रफ को बोले, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। लेकिन क्रेस्ट और ट्रफ क्या होते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा एक बार। क्रेस्ट कौन सी पोजीशन होती है और ट्रफ कौन सी होती है किसी भी वेव की? नीचे वाले और crust ऊपर वाले। ऊपर वाले क्या? Crust. ऊपर वाले पोजीशन को क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। ये बेटा कोई भी नाम रख दिया हमने, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी चीज है, ठीक है। कोई भी वेव बेटा देखो ऐसे आगे चलती है, इस तरीके से प्रोपेगेट है ना। तो अगर ऐसे चलेगी, ठीक है, यहां तक ड्रॉ कर देता हूं, तो बेटा इसमें तीन चीजें आपको दिखती हैं। देखो, एक तो है बेटा मीन पोजीशन, ये क्या है बेटा?
इसको बोलते हैं हम, इट इज कॉल्ड, ये मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन का मतलब है, जैसे मान लो कोई वेव ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही है तो उसका कोई बीच में बेटा एक मीन होगा, मीडियम होगा, जिसके मतलब जिसके थ्रू उसके दोनों तरफ ऑसिलेट करेगी, है ना। तो ये मीन पोजीशन कहलाती है, और ये वेव इस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर बेटा आपने बताया ये क्रेस्ट है, ठीक है, और ये हो गया आपका ट्रफ। इसी तरीके से अगला क्रेस्ट कौन सा हो गया, एडजेसेंट का मतलब क्या है, ये वाला। तो दो लगातार क्रेस्ट के बीच की जो बेटा दूरी होती है, हाँ, यहां से यहां तक जो आप बोल रहे हो, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। लैम्डा से करते हैं। वेवलेंथ को लैम्डा से करते हैं, लैम्डा साइन होता है, लैम्डा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, अजय ठीक है बेटा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। ट्रफ नीचे वाली पोजीशन है, ये वाली, ये जो है, ठीक है, ये ऊपर वाले क्रेस्ट हो गए, और ये बीच में जिसके एक्सिस के जा रहे हैं, जिस एक्सिस के पर्टिकुलर रिवॉल्व कर रहे हैं या ऑसिलेट कर रहे हैं, सॉरी, तो ऑसिलेशन बेटा किसके अबाउट हो रहे हैं, इस मीन पोजीशन के अबाउट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई वेवलेंथ। वेवलेंथ को जनरली बेटा कौन कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, ये भी देख लेते हैं। लैम्डा की यूनिट्स जनरली बेटा किसमें यूज करते हैं, नैनोमीटर का यूज करते हैं। नैनोमीटर में कितने होते हैं मीटर, 10 की पावर -9 होता है, ठीक है। और दूसरी कौन सी बेटा यूनिट थी, एक और बताई थी आपको, कई जगह देखोगे क्वेश्चंस के अंदर भी ये होती है, ये क्या है, आरएम, ये क्या है बेटा, आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ना, हाँ वही आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, तो उनके नाम पर ही बेटा रख दिया, आई थिंक इसका नाम जो रखा हुआ है आर्मस्ट्रॉन्ग, उनके नाम पर ही है, स्पेस की यूनिट है। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। और एक और यूज करते हैं हम जनरली, वो इससे भी छोटी यूनिट है, पिकोमीटर। क्या है दीक्षा, पीएम। पीएम का मतलब, पीएम का मतलब 10⁻12। पीएम का मतलब पिकोमीटर बेटा, और कितनी वैल्यू होगी इसकी, 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है। तो जनरली ये यूनिट है। अब जनरली बेटा वेवलेंथ को नैनोमीटर में भी कई जगह यूज करते हैं हम, ठीक है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि किस में लिखेंगे, नैनोमीटर में कर सकते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग में कर सकते हैं, पिकोमीटर में कर सकते हैं। ये तो हुई वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड बेटा प्रॉपर्टी क्या थी, सेकंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी कौन से सिंबल से करते हैं, हाँ न्यू सिंबल होता है, और न्यू ग्रीक सिंबल होता है बेटा, ये अपना वी नहीं है, ये न्यू होता है, कई बच्चों को पता ही नहीं चलता ये क्या है, ये बेटा ग्रीक सिंबल है। ग्रीक भाषा के कई सारे वर्ड यूज करते हैं साइंस के अंदर, उनमें से एक ये भी है, न्यू बोलते हैं इसको। तो फ्रीक्वेंसी को बेटा कैसे डिफाइन किया जाता है, किसी वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे ये वेव है तो इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, The number of waves which passes through a given point in 1 second is known as frequency. नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड भी बोल सकते हो, पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव, कितनी है इस तरह की वेव। अब कंप्लीट वेव किसको बोलेंगे परीक्षित, कंप्लीट वेव बेटा हम कहां से कहां तक बोलेंगे, जैसे मीन पोजीशन से शुरू हुई तो यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट हुई, तो ये एक ऑसिलेशन हो गया इसका, इस वेव का क्या हो गया बेटा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स भी लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है ना, नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है, कंप्लीटेड बाय अ वेव इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी।
पर यूनिट टाइम भी लिखा जाता है या सेकंड भी बोल सकते हैं, एक ही चीज है, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, ऐसा ही यूनिट हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो अगर हम बोले ऐसा यूनिट हर्ट्ज है, इसकी एचजेड से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बेटा मान लो अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी, जैसे आपने इलेक्ट्रिक 10th चैप्टर में पढ़ा था, 10th क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में यूज करते हैं बेटा, एसी करंट जो यूज करते हैं, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी परीक्षित, 50 हर्ट्ज थी, है ना। हाउस होल्ड के अंदर 50 हर्ट्ज पर भेजते हैं लगभग। ये 50 हर्ट्ज का मतलब बेटा क्या हुआ परीक्षित, समझे आप मेरी बात, सर कि एक अगर कोई सेकंड में 50 ऑसिलेशन 50 बार ऑसिलेट करेंगे, है ना। तो बेटा जो घर में जो एसी करंट आता है, ठीक है, तो वो 50 बार ऑसिलेट करता है एक सेकंड के अंदर। अब आप सोचो, इसीलिए अपने को जो एसी करंट क्यों कहते हैं कि डीसी क्यों नहीं यूज करते, इसीलिए नहीं करते हैं, यही रीजन है कि एसी एक तरीके से बेटा क्या करेगा, फ्लक्चुएट करता है, एक बार पॉजिटिव होगा, फिर एक बार नेगेटिव होगा, एक बार आपको पकड़ेगा, एक बार छोड़ेगा, ऐसे करके 50 बार करेगा। तो इसीलिए बेटा इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो बहुत ज्यादा असरदार नहीं होते उतने, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लगेगा, होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना डायरेक्ट करंट से नुकसान होता है, ठीक है। तो इसीलिए बेटा घर के अंदर एसी सप्लाई करते हैं। चलो, तो फ्रीक्वेंसी आपको समझा रहा था, 50 का मतलब हो गया 50 टाइम। चलो, और कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा, थर्ड वन बताओ, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है। इसी वेव की वेलोसिटी कितनी है, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हाँ ये भी बोल सकते हैं, बिल्कुल वही वेलोसिटी तो वही है कि एक सेकंड के अंदर कितने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किया, या कितना सेकंड कितने मीटर आगे बढ़ गई, वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो वेलोसिटी का मतलब होता है द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, या एक सेकंड के अंदर कितना होगा। और इसकी एसआई यूनिट बेटा क्या हो जाएगी हमारी, पढ़ते आ रहे हो, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो, और कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा, फोर्थ वन, एक तो एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड बताओ, डेफिनेशन बताओ बेटा, इसको The याद है maximum एम्पलीट्यूड, height of crest and true. हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है, सबको याद है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है मयूरी, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वेव और एनी ऑसिलेशन, ठीक है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, है ना। ये मीन पोजीशन है, यहां से अगर बेटा देखिए यहां तक नाप के, तो अपनी वेव कहां तक जा रही है, उसी को हम बोलेंगे इट इज द एम्पलीट्यूड। या तो ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं द मैक्सिमम हाइट, है ना, द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए क्रेस्ट और ट्रफ इज आल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड, है ना बेटा। एक ही बात है, दोनों अलग अलग तो होती नहीं है, चाहे क्रेस्ट की हाइट बोलो, ट्रफ की हाइट बोलो, या फिर बोलो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहां से कितना वेव मैक्सिमम, वहां से यहां से लेके यहां तक कितना मैक्सिमम जा रही है, यही एम्पलीट्यूड, इस वैल्यू को बोलते हैं। मेजर किस में करेंगे बेटा, एम्पलीट्यूड को किस यूनिट में मेजर करेंगे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, मीटर में करते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है सिंपल, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट तो मीटर होती है, ठीक है। तो स्मॉल ए से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड को, और मीटर में मेजर करते हैं। ये एम्पलीट्यूड बेटा बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि चैप्टर के अंदर आगे क्या आता है, एक टॉपिक आता है, एक वर्ड का यूज करते हैं, इंटेंसिटी। बताया था किसी वेव की इंटेंसिटी अगर हमें निकालनी है ना मयूरी, तो इंटेंसिटी बेटा क्या होती है, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, जैसे अभी कोई बल्ब हम यूज करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये कम इंटेंसिटी का है, तो बेसिकली उसका मतलब क्या है बेटा, इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि वो एम्पलीट्यूड कितना है। अभी वेव का जितना एम्पलीट्यूड होगा बेटा, जितना वो ऑसिलेट करेगी ऊपर नीचे, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। परीक्षित आए बेटा समझ में,
इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर इसलिए बता रहा था क्योंकि ये यूज होगा आगे। चलो हाँ, इसके बाद बेटा एक प्रॉपर्टी और है यहाँ पर, एक और पढ़ी थी हमने चैप्टर के अंदर, इसका नाम क्या था? लास्ट वन, number. हाँ वेव नंबर। कौन बताएगा वेव नंबर? पहले तो सिंबल कौन सा यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वेव नंबर को बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मयूरी? सर न्यू बार। Mu bar. न्यू बार। म्यू बार, हाँ म्यू बार, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का जो म्यू या न्यू बोलते हैं, ठीक है, इसमें बार लगा दो आप इसके ऊपर, ठीक है, डैश लगा, ठीक है। तो ये वेव नंबर हो गया। और इसकी डेफिनेशन बेटा क्या हो जाएगी? क्या होता है वेव नंबर? सर नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वेव। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ ए वेव। हाँ गुड। तो बेटा बाकी बच्चे भी देख लें, ठीक है मयूरी। 1 सेंटीमीटर अगर लेंथ ले बेटा किसी वेव की, अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लें, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर लेंथ लें और 1 सेंटीमीटर देखें कि उसके अंदर कितनी वेव आई, उसी को हम बोल देंगे दैट इज नोन एज वेव नंबर। तो नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, बस इतना ध्यान रखना है, नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। अजय आया समझ में? नंबर ऑफ वेव्स बेटा प्रेजेंट इन, कितनी वेव प्रेजेंट है 1 सेंटीमीटर लेंथ में। जैसे वेव की अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ देखें यहां से यहां तक, तो इस 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेव होगी, उसी को हम बोल देंगे दैट इज नोन एज, ये इसका वेव नंबर है। पॉइंट में भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी कि फ्रैक्शन में भी आ सकता है बेटा, पॉइंट्स में भी आएगा, बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ वेव। आया समझ में? दीक्षा आ गया बेटा समझ में? Yes, It is called wave number, number of waves present in 1 centimeter length of wave। और मैथमेटिकली बेटा ये किसके बराबर होता है? न्यू बार जो है ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? It is the actually reciprocal। नहीं मैथमेटिकली कैसे निकालोगे? अगर आपसे पूछूं मैं कि वेव नंबर निकालो बेटा किसी की, तो कैसे निकालेंगे? अगर हमें वेवलेंथ पता होगी तो वेवलेंथ का बेटा रेसिप्रोकल कर दो। जो भी आपको वेवलेंथ गिवन होगी ना, उसको क्या करेंगे बेटा? रेसिप्रोकल होता है ये, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, किसको याद है मयूरी? अगर आप वेवलेंथ से रेसिप्रोकल करोगे वेवलेंथ का, तो वेव नंबर आपको मिलेगा। लेकिन यूनिट पर ध्यान दें, जनरली जो वेवलेंथ की यूनिट है वो आपको दिख रही है, नैनोमीटर होती है, 10 की पावर -9, 10 -10 -12 इस तरीके से। लेकिन बेटा वेव नंबर की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेव नंबर? यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि बेटा जब कभी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कोशिश करेंगे लैम्डा को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। साक्षी किसमें कन्वर्ट करना होगा पहले? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में पहले आप चेंज करना, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल करना, तभी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। क्योंकि वेव नंबर की यूनिट बेटा ये है, ठीक है, म्यू बार की यूनिट जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स होती है। क्लियर हुआ बेटा सबको? आयुष आ गया समझ में? आयुष रिप्लाई करो। यस। ठीक है ईशान, वेव की सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? कुछ पहले पढ़ी हुई थी, कुछ अभी पढ़ी है। वेव नंबर नई चीज थी, आ गया समझ में ईशान? ठीक है बेटा। तो चलो ये सब जो आपने पढ़ा है, ये सब बेटा वेव की प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब अभी हमने चैप्टर के अंदर बात ही कर ली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात करेंगे यहाँ पर, है ना। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी। तो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मयूरी ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना, तभी उसको हम वेव बोलेंगे। यानी उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसके पास कोई वेवलेंथ होनी चाहिए, वेव नंबर होता होगा, उसका एम्पलीट्यूड होता होगा, वेलोसिटी भी होती होगी, इसीलिए आप उनको बोल रहे हो वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं।
तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर बेटा ये सारी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है ये सब होती हैं, ठीक है। ये कंक्लूजन समझ में आया? अब यहां पर Yes, बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमने पढ़ ली है ना। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बाद याद करो, जैसे हम बार बार बेटा बोलते रहते हैं साइंस में कि भाई एक चीज की बात मैंने करी, आज मैंने कोई थ्योरी दी, तो आप लोग तभी मानते हो उसको जब एक्सपेरिमेंटली उसका देखते हैं ना कि एक्सपेरिमेंटली वो सही है या नहीं है। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के साथ भी यही था। ये वेव थ्योरी ठीक थी, इसने कई सारी चीजें बताई जो बिल्कुल सही हैं। जैसे अगर स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड बेटा जो होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, और ये आज हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना। लेकिन बेटा जैसे हम देख रहे थे थॉमसन मॉडल के अंदर भी एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशन थी। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, नथिंग इज परफेक्ट बोलते हैं साक्षी। तो कहीं ना कहीं बेटा मैक्सवेल की जो थ्योरी है, ये जिसको मैक्सवेल थ्योरी बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसके अंदर भी बेटा कुछ चीजें थी, कुछ चीजें ऐसी हुई, डिस्कवरी हुई आगे, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन उनको नहीं कर पाई। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें थी बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी? कौन से 2 फिनोमेना थे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड photoelectric फोटोइलेक्ट्रिक effect. इफेक्ट। हाँ गुड बेटा, ठीक है। मयूरी, दीक्षा गुड, परीक्षित। तो बेटा ये देखो 2 ऐसे फिनोमेना थे that were not justified or not explained by this electromagnetic wave theory। तो मैक्सवेल की थ्योरी वैसे अच्छी थी, इसने काफी सारी चीजें हमें बताई, साइंस को बताई, लेकिन इसके बाद बेटा 2 फिनोमेना ऐसे थे जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। कौन कौन से थे ये? एक आपका हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें हम बात करते हैं बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या है? ब्लैक बॉडी कैसी ऑब्जेक्ट होती है? पर एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है और सारे रेडिएशन रेडिएट भी करती है। रेडिएट भी कर देती है, मतलब कि जितनी एनर्जी उसने बेटा एब्जॉर्ब करी, ऐसे भी बोल सकते हैं, जो भी एनर्जी बेटा अपने अंदर एब्जॉर्ब करी है वो सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा पहले 100%, और फिर उसको क्या कर देगा बेटा? रेडिएट कर देगा। बोलो बोलो, एमिट कर देगा दीक्षा, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अजय आया बेटा समझ में? ठीक है। तो ये बेटा होता है ब्लैक बॉडी, बोलते हैं ऐसी किसी ऑब्जेक्ट को। ये ब्लैक बॉडी जो है बेटा क्या रियल में एग्जिस्ट करती है? क्या हम अपने आसपास कोई ब्लैक बॉडी देखते हैं जो सभी तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और सभी तरह के रेडिएशन को एमिट कर दे? नो सर। जैसे हाँ, जैसे कहते हैं कि आइडियल स्टूडेंट, आइडियल टीचर, है ना, आइडियल ह्यूमन बीइंग। कोई आइडियल बन सकता है? मतलब कोशिश कर सकते हैं, साक्षी कोशिश कर सकते हैं। वी कैन ट्राई टू बिकम आइडियल, बट वी कैन नेवर बी आइडियल पर्सन, ठीक है। आइडियल तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आइडियल का मतलब ये हुआ कि सब काम उसके बिल्कुल परफेक्ट हो, सब प्रॉपर्टी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, है ना। तब फिर बताओ बेटा, कोई चीज परफेक्ट है? हर चीज, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी मशीन हो जो पूरी तरह से परफेक्ट हो, मतलब जो हमेशा काम करती रहे, कभी रुके नहीं, कोई खराब ना हो, उसके अंदर वियर एंड टियर ना हो, ऐसा कभी एग्जिस्ट करता है? नेचर ऐसी कोई चीज रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। इसीलिए बोलते हैं कि ब्लैक बॉडी जो होती है दैट इज ए हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है? जो रियल में एग्जिस्ट ना करे। आर्यन, हाइपोथेटिकल मींस कि हमने मान लिया, मैथमेटिक्स में बोलते हैं हाइपोथेसिस, जैसे पाइथागोरस में या कहीं पे हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जो हमने इमेजिनरी है, रियल में एग्जिस्ट ना करे। तो ब्लैक बॉडी इज नथिंग बट ए हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई हाइपोथेटिकल बॉडी है, हाइपोथेटिकल का मतलब लिख लो इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी, ठीक है, बॉडी है दैट क्या करती है बेटा? ये बॉडी
that absorb the radiations, ठीक है, that absorb the radiations of all frequencies। ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, सभी तरह का रेडिएशन का मतलब क्या है? अब कोई भी रेडिएशन होगा तो अभी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरेक्टर होता है उसके अंदर। तो वेव का मतलब क्या हुआ बेटा? उनकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जरूर होगी। तो इस तरह की बॉडी जो एब्जॉर्ब करती हो द रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ऑल वेवलेंथ्स, ठीक है, या फ्रीक्वेंसीज, जो भी, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, दोनों ही ठीक है, ठीक है। एंड आल्सो, एक तो हो गया एब्जॉर्ब, ठीक है, एंड आल्सो रेडिएट, आल्सो रेडिएट द रेडिएशन, these radiations, ठीक है। जितने एब्जॉर्ब करेंगे बेटा सारे के सारे रेडिएट कर देंगे और सभी तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और सभी तरह के रेडिएशन को फिर बाद में रेडिएट कर देंगे। ये है आपकी ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो मान लो अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो उसमें कोई भी रेडिएशन आ रहा है इस तरह का, किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो सकता है बेटा, किसी भी वेवलेंथ का हो सकता है, ठीक है साक्षी। तो ये रेडिएशन जब बेटा इस बॉडी पर पहले ये एब्जॉर्ब करेगा उसको, और वो भी 100% एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा बेटा? जितनी एनर्जी उसकी सरफेस पर आई, जैसे मान लो ये चौक है, तो अगर चौक की बात करें, अगर ये ब्लैक बॉडी मान लें इसको, तो मान लो आप इसको जितनी हीट दे रहे हो बेटा, जितनी हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगा जितनी इसकी सरफेस पर आएगी, ठीक है, समझे? 100% उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, 100% रेडिएशन एब्जॉर्ब, और फिर बाद में 100% उस ऑब्जेक्ट की रेडिएशन को एमिट कर देगा, ठीक है, 100% रेडिएशन एमिट कर देगा। आगे बेटा सबको समझ में? एमिट का मतलब समझ रहे हैं? एमिट का मतलब रिलीज करना होता है, एमिशन। एमिशन मतलब बेटा बोलते हैं कार्बन एमिशंस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना, CO2 लेवल के एमिशंस हो रहे हैं परीक्षित। एमिशन का बेटा मतलब क्या होता है वर्ड का? कोई चीज एमिट करे, ठीक है तरुण? तो ये हो गया आपका एमिशन हो गया, ये एमिशन हो गया आपका, और एक तरफ एब्जॉर्प्शन हो रहा है बेटा और एक तरफ रेडिएशन हो रहा है, 100% हो रहा है, इसीलिए इसको ब्लैक बॉडी बोल रहे हैं। लेकिन अभी मैंने आपको सबको बता दिया कि ये ब्लैक बॉडी रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा कहीं पर, ठीक है। इसके जैसा हो सकता है कोई, इसके जैसा हो सकता है कोई, जैसे ब्लैक होल की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि ब्लैक होल भी एक तरह का इसी की टाइप का बॉडी है, ठीक है, जो कोई भी रेडिएशन उसके पास जाएगा, उसके अंदर कोई भी रेडिएशन अगर जाएगा तो उसको बेटा वो 100% एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको 100% रेडिएट कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए उसका नाम जो है ब्लैक होल इसी के नाम पर पड़ा है, ब्लैक बॉडी के नाम पर। चलो, तो अब ब्लैक बॉडी के रेडिएशन में हम देखते हैं कि मैक्सवेल की थ्योरी बेटा इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाई, है ना। तो मयूरी क्या रीजन था व्हाई मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुड नॉट एक्सप्लेन दिस फिनोमेना? ऐसा क्यों था, याद है बेटा कैसे हमने एक्सप्लेन किया था इसको? बोलो परीक्षित। तो जो कि मैक्सवेल की थ्योरी के थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी है। अच्छा, जो आप कह रहे हो इंटेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या चीज? एक बार रिपीट करो बेटा, क्या बोला आपने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, हाँ, इनकी एनर्जी, एनर्जी बोला आपने, है ना, एनर्जी बोल रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इंटेंसिटी के। अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ा? उससे क्या फर्क पड़ा बताओ आगे, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा परीक्षित? मान लो इंटेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ आगे बताओ। सर इंडिपेंडेंस होती है। क्या इंडिपेंडेंस होती है।
नहीं, देखो मेरी बात सुनो बेटा, एक्चुअल में पता है क्या है, देखो मैं आपको इसीलिए कई बार अलग अलग तरीकों से भी समझाता हूँ परीक्षित, कि देखो पता है क्या है, किसी चीज को बेटा समझने के लिए अब हम कई तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लो अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को अगर अपने को समझना है तो कई तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। एक रॉड का एग्जांपल लेके कर सकते हैं, या सन रेज का एग्जांपल ले लेंगे, लाइट का एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी चीज आप एक एग्जांपल लो जिससे आपको ये समझ में आए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ब्लैक बॉडी को अगर अपने को बेटा एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है इनके बारे में, तो वो क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है इसको। इसके लिए आप समझो, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में बेटा एक बात थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये चौक है ना, ये चौक है बेटा, चौक के अंदर मान लो आप हीट करते हो उसको परीक्षित, इसको अगर मैं हीट करूंगा तो इसमें से कुछ वेवलेंथ निकलेगी, मतलब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, है ना, यस और नो। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बोलो बेटा, वो एक उसकी पर्टिकुलर कोई वेवलेंथ होगी या फ्रीक्वेंसी होगी, यस और नो मयूरी, है ना। Yes. अब ब्लैक बॉडी कैसी ऑब्जेक्ट है जो हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है पूरा पूरा, और पूरा पूरा रेडिएट करती है ना, ये ब्लैक बॉडी है। अब आप सोचो परीक्षित कि इस चौक के अंदर अगर मैं कहूं ये ब्लैक बॉडी है, तो ये क्या कर रहा है कि सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारे को रेडिएट कर देता है। लेकिन अगर क्वांटम सॉरी मैक्सवेल की थ्योरी को देखें, तो मैक्सवेल तो क्या कह रहे थे बेटा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो, जैसे किसी मेटल की रॉड को हीट करते हो या इस चौक को हीट करते हो, तो इसमें से बेटा मैक्सवेल का मानना था कि एक ही टाइप की वेवलेंथ निकलेगी, एक ही टाइप का क्या निकलेगा बेटा, इसमें से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, जिस रेडिएशन की कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी या वेवलेंथ होगी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम बात कर रहे हैं कि सब तरह का रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है, सब तरह का रेडिएशन रेडिएट हो रहा है। जबकि अभी मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कह रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में मैक्सवेल ने कहा कि भाई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी को ही एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, या रेडिएट करेगा। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको, दोनों अपोजिट चल रहे हैं, है कि नहीं। ब्लैक बॉडी का मतलब ये हुआ कि सारे रेडिएशन बेटा आ गए उसके अंदर, है ना, और सारे उसने रेडिएट कर दिए। जबकि प्लैंक्स क्वांटम कह रहा हूं, जबकि बेटा अगर हम बात करें इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से देखें, तो ये चौक बेटा सिर्फ एक ही तरह की वेवलेंथ को रेडिएट करेगी, ठीक है मयूरी, ये बात समझ में आ रही है सबको, Yes. एक फ्रीक्वेंसी। अब उसको आप चौक से मत समझो, उसको मैंने आपको समझाया था एक मेटल की रॉड से समझाया था। हीट करते हैं, जैसे आयरन की रॉड को अगर बेटा हीट करते हैं, तो आपको मैंने बताया था उसके कलर चेंज होते हैं, फ्रैक्शन उसके जो जैसे जैसे हीट आप बढ़ाते जाओगे, एनर्जी उसको देते जाओगे, तो उसमें से बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगे, ठीक है, उसमें जो कलर, जिस तरीके का कलर उसका डिस्प्ले होगा, उससे हमें पता चलेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो सपोज मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो किस तरह का कलर दिखता है आपको बताओ। अगर एक आयरन की रॉड को अगर मैं हीट करूं परीक्षित, तो हीट करते करते कैसा कलर हो जाता है, Red. रेड कलर दिखता है, सबको पता है ये बात, है ना। जो आयरन को मेल्ट भी करते हैं बेटा, तो उसमें आपने देखा होगा वहां पर बिल्कुल रेड हॉट बोलते हैं उसको। तो अब आप देखो रेड कलर हो गया, अभी रेड कलर जो बेटा डिस्प्ले हो रहा है, इसमें से रेड कलर दिखने का क्या मतलब है, इसको थोड़ा साइंस के टर्म्स में समझो। इसका मतलब क्या ये नहीं है कि उसमें से बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकल रहे हैं उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेड कलर के बराबर होगी, है ना, यही मतलब हुआ ना, यही चीज मैंने आपको समझाई थी, सिंपल सी, है कि नहीं मयूरी। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी निकल रही है ना, बिल्कुल वही है, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मैच करके देख लो, आपको वही कलर दिखेगा जो उसमें से रेड कलर निकल रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ, किसी ऑब्जेक्ट में से, अब बेटा अगर ये फोन आपको इस कलर का नजर आ रहा है मान लो, या ये चौक व्हाइट कलर की नजर आ रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये बोर्ड आपको ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर को क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है, और बाकी सारे कलर इसने बेटा क्या कर लिए,
अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए, है ना मयूरी? इस तरीके से बेटा मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ये पॉइंट था। ईशांत आया समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कह रही है और ब्लैक बॉडी क्या है? बिल्कुल अपोजिट बातें हैं, है कि नहीं तरुण? ब्लैक बॉडी में बेटा, ब्लैक बॉडी ये कहना चाहता है, मतलब ब्लैक बॉडी एक ऐसी ऑब्जेक्ट है भाई कि वो सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई सा भी रेडिएशन आ गया इसके अंदर और सबको फिर रेडिएट कर देगा। एक साथ आपको सारे कलर नजर आएंगे, ऐसा नजर आता है कभी? एक ऑब्जेक्ट के अंदर से फिर पर्टिकुलर कलर क्यों नजर आ रहा है? जैसे इसके अंदर मेरे को ग्रीन कलर नजर आ रहा है, इसका मतलब बेटा ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट किया है। ऐसा तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है रियल में, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट मयूरी नहीं होती ना जो बेटा सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दे, मतलब सारे रेडिएशन को रेडिएट कर दे और 100% कर दे। आप खुद देखो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, तफसील अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट करोगे तो कहीं ना कहीं बेटा उसमें सारी एनर्जी थोड़ी रेडिएट हो जाती है, कुछ ना कुछ तो वो खुद भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके एटम भी कर लेते हैं। किसी आयरन के ऑब्जेक्ट को देख लो, कोई बर्तन को देख लो, आप हीट करो तो कुछ ना कुछ बेटा हीट लॉस जरूर होता है ना? उसके एटम्स भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ एनर्जी, सारी की सारी वापस नहीं करते। समझ गए मेरी बात? 100% नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही टाइप का रेडिएशन को रेडिएट कर सकता है, मतलब सारे एक साथ नहीं करता, ठीक है, और कंप्लीटली नहीं करता। जबकि ब्लैक बॉडी के अंदर बेटा हम पढ़ रहे हैं कि ये तो सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और सारे रेडिएट करेगा। तो कहीं ना कहीं बेटा क्या हो गया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो फिनोमिना है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है या नहीं? दानिश आया समझ में बेटा कुछ? हाँ, और बताओ बाकी बच्चे, दोनों के बीच में समझने की कोशिश करो, अपने खुद की बेटा अपनी खुद की एक्सप्लेनेशन बनाओ। जैसे मैं आपको बताता हूं तो वैसे ही अपने दिमाग में एक्सप्लेनेशन बनाओ कि किस तरीके से ये चीज हो रही है, ठीक है? चलो तो ठीक है, किसी को बेटा कोई डाउट है यहां तक? पूछ लो। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि हम कैसे कर रहे हैं यहां पर? तो बेटा जैसे हम देख रहे हैं कि ऐसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, वैसे एक और थ्योरी जो आपको एक और चीज बता रहा था, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे थे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक ऐसा फिनोमिना था जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, है ना? तो उसको भी जरा देख लेते हैं। अभी बेटा आपको जो बता रहा हूं मैं, देखो अभी मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है। सर टाइम हो गया है। अच्छा ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास भी है। हाँ ओके बेटा, बाय, ठीक है, टेक केयर।